तो भैया प्रधानमंत्री के 400 प्लस सीटें जीतने के दावों पर नेता विपक्ष खड़गे ने क्या कहा, सुनिए बड़े ध्यान से। अरे तुम सुन के सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400। अरे तुम सुन के सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो। आरक्षण विरोधी कौन है, प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू? क्यों ये मामला उठ गया और इस पर चर्चा क्यों हो रही है और अब इस पर देश में डिबेट शुरू हो चुकी है। कल से ही आपने देखा होगा कि लगातार न्यूज़ चैनल्स हों या जो एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल हैं, सभी के द्वारा इस पर चर्चा की गई है। यहाँ तक कि सुधीर चौधरी के ब्लैक एंड व्हाइट में भी इसकी चर्चा की है। लेकिन आज हम इसको इतना डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, इतना डिटेल में समझाने वाले हैं कि आपको इसकी नस समझ में आ जाएगी कि देश में ऐसा माहौल कहाँ से बन रहा है। माहौल तो बनना ही है, माहौल इसलिए बनना है दोस्तों क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारे में ये कह दिया कि ये तो हमारा तीसरा कार्यकाल चल रहा है, यानी कि 1000 वर्षों तक कोई हिला नहीं सकता, ऐसा इन्होंने कहा। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव ये कहते थे कि मेरी इतनी सीटें आएंगी, जबकि उसके उलट हुआ। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री से कभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखता था कि ऐसी बातें वो करेंगे। लेकिन क्या वो उन लोगों को चिढ़ाना चाहते थे जो लोग इनके खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हैं या इनके खिलाफ लगातार इनके हर नीतियों का विरोध करते हैं? शायद उन लोगों को चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, उनको जलाने के लिए ऐसा बोला होगा। एक तरह से जैसे कहा जाता है कि जुमलेबाज। तो एक जुमला फेंक दिया इन्होंने और इसमें पूरा विपक्ष अब लथड़ा पड़थड़ा रहा है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा एनडीए गवर्नमेंट ले लेगी, क्योंकि ये लोग इन्हीं चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि उसका फ़ायदा ये ले लेंगे। जैसे कि पहले भी बोला गया था चौकीदार चोर है, या और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे सभी मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, देश छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसी बातें राहुल गांधी के द्वारा बोली गई थी और जिसके बाद उनकी मोदी वाले सरनेम वाले मामले पर तो उनकी तो संसद सदस्यता तक चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनकी सदस्यता वापस आई थी, जिसको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या, उसको हम बहुत डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए इतिहास के झरोखे से कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। राजीव गांधी ने कहा था भ्रष्टाचार के कारण लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। मोदी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को अपमानजनक तरीके से हटाने का आरोप भी लगाया। बहुत सारी बातें मोदी ने कही जिसको हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। मोदी ने कहा नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे। ये कोई मामूली आरोप नहीं था। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे। उन्होंने इसका संदर्भ कहाँ से लिया? बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने इसका प्रूफ भी दिया। उन्होंने एक चिट्ठी का जिक्र किया। नेहरू ने कहा था आरक्षण 2ym दर्जे की ओर से लाया जाता है और जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। नेहरू ने कहा था कि वे किसी प्रकार के आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आरक्षण जैसी चीज़ें अक्षमता और 2ym दर्जे के मानकों की ओर ले जाती हैं, यानी कि लोग कमज़ोर होते हैं, आरक्षण के लालच में मेहनत करना कम कर देते हैं। ऐसा नेहरू ने एक चिट्ठी में सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। नेहरू कहते हैं उस चिट्ठी में, मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर चीज़ में फर्स्ट क्लास देश बने। अच्छी बात है। जिस समय से हम 2ym दर्जे को प्रोत्साहित करते हैं हम खो जाते हैं, यानी कि जब हम सब्सिडी देते हैं और आरक्षण देते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं लोगों को कमज़ोर बनाती हैं। पिछड़े वर्गों यानी कि पिछड़े समूहों की मदद करने का इकलौता तरीका अच्छी शिक्षा का अवसर देना है, लोगों को शिक्षित करना है। ये नेहरू के शब्द हैं उस लेटर में जो कह रहे हैं कि मैं आरक्षण को पसंद नहीं करता हूँ। यह बात न केवल साहित्यिक शिक्षा पर लागू हो बल्कि तकनीकी, वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रशिक्षण पर भी लागू होती है। मैं प्रतिभाशाली और सक्षम लड़कों और लड़कियों पर जोर देता हूं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में प्रतिभावान लोगों का भंडार है। हमने हाल ही में 2 निर्णय किए हैं। अब प्रधानमंत्री अपनी बात करते हैं।
जो बहुत महत्वपूर्ण है। निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा यही बच्चे की शिक्षा का आधार बनेगी। वहीं दूसरा, प्रतिभाशाली लड़कों और लड़कियों को शिक्षा के हर स्तर पर बहुत व्यापक पैमाने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी कि जिनको ज़रूरत है उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करेंगे तो नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा था कि आरक्षण हमें 2ym दर्जे के मानक तक ले जाता है, हमें अच्छी शिक्षा देनी होगी ताकि युवा पीढ़ी काबिल बन सके। यानी कि अपनी इन्होंने भविष्य की नीतियों को चर्चा की थी कि जो आरक्षण रूपी एक तरह से व्यवस्था बनी हुई है, इसको वही चीज़ है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों टिप्पणी किया था ओबीसी आरक्षण पर कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको आरक्षण दिया जाए और जिनको आरक्षण मिल चुका है वो अगर आ गए हैं, बाहर निकल गए हैं गरीबी से, तो उनको आरक्षण लेना बंद कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं इशारा इनका उसी तरफ है, क्योंकि जो लोग सक्षम हो चुके हैं अगर फिर वो उनको आरक्षण मिलेगा तो वो उतनी मेहनत नहीं करेंगे और देश तरक्की नहीं कर पाएगा। ऐसा नेहरू का कहने का मत हो सकता है मेरी नज़र में। जवाहरलाल नेहरू की ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी गई थी। ये 1947, 1964 खंड 5 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1989 के पेज नंबर 7 पर मौजूद है, जिसका स्क्रीनशॉट हम लगा रहे हैं। ये हम दैनिक भास्कर के माध्यम से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो भाई हमारा कुछ नहीं इसमें है, हम सिर्फ आपको चीज़ें बता रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। मोदी ने आगे क्या कहा, इसकी बात करते हैं। मोदी ने कहा, एक ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है और 15 पैसा पहुंचता है। ये बात कर रहे हैं राजीव गांधी के। राजीव गांधी ने ये कब कहा था, ये किस संदर्भ की बात है? तो राजीव गांधी ने ओडिशा में कहा था। 85 पैसे भ्रष्टाचार में छू मंतर हो जाते हैं। राजीव गांधी का कहना था कि जब हम केंद्र सरकार से 1 रुपये भेजते हैं तो उसमें से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट हो जाती है, यानी कि हर फाइल पर कुछ ना कुछ पैसे कटते जाते हैं और लास्ट में जब मान लीजिए कोई पेंशन भेजा गया, विधवा पेंशन गई, 1 रुपया भेजा गया तो वो विधवा तक पहुँचते पहुँचते, उस महिला तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे हो जाते हैं। ये राजीव गांधी ने खुद ओडिशा में कहा था। ओडिशा के कालाहांडी में अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह बयान पीएम बनने के 1 साल बाद दिया था। राजीव गांधी गरीबी से त्रस्त अत्यंत पिछड़े और सूखा प्रभावित कालाहांडी जिले के दौरे पर थे। उनके साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री जेबी पटनायक भी उस समय उनके साथ मौजूद थे। रैली को संबोधित करते हुए राजीव गांधी ने सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से भेजो तो गाँव तक सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में छू मंतर हो जाते हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम पार नहीं पाए हैं। हमें बहुत शिकायत मिलती है कि हमारी योजनाएं या कार्यक्रम पूरी तरह से देहात, जमीन और लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमें विचार करना होगा कि ऐसा क्यों होता है। राजीव गांधी उस समय गए थे जब वहाँ के लोग भयंकर गरीबी से जूझ रहे थे और ये किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात इनकी होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर इन्होंने अपनी ही पॉलिसी को कहीं ना कहीं उजागर कर दिया जो भ्रष्टाचार उनके राज्य में होता था। और इसी का रिफरेंस नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अपना कहा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि विपक्षी दल के नेता या कांग्रेस के बड़े नेता कुछ ऐसी बातें या ऐसी टिप्पणियां कर जाएंगे। अब भविष्य में उसकी भी मैं चर्चा कर लूँगा जब टिप्पणियां हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि एनडीए को बढ़त मिलेगी और फिर से उनकी सरकार बनने में आसानी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह ही दिया है कि हमारा तीसरा कार्यकाल चल रहा है और हज़ारों वर्षों तक हम ही रहने वाले हैं। शायद ये अहंकार भी हो सकता है और ऐसा अहंकार किसी को नहीं पालना चाहिए। देश के आज़ाद होने से 1999 तक यानी 52 साल तक देश का बजट 5 बजे पेश होता था। कब? शाम के 5 बजे। इस पर भी इन्होंने तंज कसा। इन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको थोड़ा इसको ले चलते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि एक मानक समय रेखा होती है और मानक समय रेखा जो है ब्रिटेन से स्टार्ट होकर भारत से जब गुजरती है, भारत के इलाहाबाद, नैनी, मिर्ज़ापुर, कई जगहों पर अलग अलग नाम दिए होते हैं, तो मुख्य रूप से नैनी इसको कहा जाता है, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर भी कह दिया जाता है। तो वहाँ से गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है से भारत का जो समय है ब्रिटेन से, यानी कि इसकी दूरी के हिसाब से 5.5 घंटे भारत का मानक समय डिफरेंस करता है, ठीक है। तो जब ब्रिटेन में शाम के 5 मतलब भारत में शाम के 5 बजते हैं तो ब्रिटेन में तो सुबह होती है, यानी कि 5 साढ़े 5 घंटे 6 घंटे ये सुबह होती है। और उसी का इन्होंने कहा कि हमारा देश 52 सालों तक क्या कहते हैं उसको कि गुलामी का तंज झेलता रहा है। उन्होंने कहा कि देश के आज़ाद होने से 1999 तक यानी 52 साल तक देश का बजट शाम 5 बजे पेश होता था। दरअसल आज़ादी से पहले अंग्रेज शासन में ब्रिटेन में वहाँ के समयानुसार बजट सुबह 11 बजे पेश होता था। भारत में उस समय 5 बज रहे होते थे। भारत में ये बजट अंग्रेज़ों के ज़माने में इसलिए पेश होता था क्योंकि उसमें भारत का भी आवंटन होता था। तब से ये परंपरा 1998 तक चली आई थी, यानी कि जब भारत में शाम के 5 बजते थे तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में
सुबह के 11 बजते थे। तो जो भी व्यवस्थाएं थी उन्होंने अपने हिसाब से किया हुआ था, वहाँ पर बजट पेश होता था तो उसी समय का रेफरेंस यहाँ पर हो रहा था। इसका जिक्र करके उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए सरकार आई तो उसने ये परंपरा बदली। तब के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने पहली बार 27 फरवरी 1999 को सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। तब से बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा है। एक इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने बताया था कि बजट सुबह पेश करना जरूरी किया गया, इसलिए शुरू किया गया क्योंकि शाम को बजट पेश करने के बाद देर रात तक मीडिया को इंटरव्यू देने पड़ते थे। बजट के बाद होने वाले मीडिया कार्यक्रमों के कारण थकान हो जाती थी, इस कारण बजट का टाइम बदल दिया गया। हालांकि उन्होंने ये बहाना किया था थकान की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उसको इंग्लैंड से जोड़ दिया, यानी कि राष्ट्रवाद की अलग। जैसा कि हमने पहले कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विजन है उसमें गरीबी, राष्ट्रवाद, शिक्षा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हालांकि बेरोजगारी इससे बाहर है, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और उसके लिए सरकारों को प्रयत्न करना चाहिए। शायद इसी स्पीच में इनको कुछ कहना चाहिए था, क्या कहा वो भी आगे हम जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया। काफ़ी तीखा प्रहार उन्होंने किया सीताराम केसरी के नाम से कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया या उन्हें हटा दिया गया। संदर्भ कहाँ से दिया जाता है तो संदर्भ इसका है, युवा कांग्रेस के नेताओं ने केसरी से धक्का मुक्की की थी, उनकी धोती तक खींच ली थी। ये बात है 14 मार्च 1998 को 24 अकबर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC जो है में CWC की बैठक हो रही थी। बैठक में 14 मार्च 1998 को तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी पहुंचे तो उन्हें कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय उनके सम्मान में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। सोचिए, पार्टी का अध्यक्ष आ रहा हो और उनके सम्मान में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो आमतौर पर जब कांग्रेस अध्यक्ष आते हैं तो सम्मान के रूप में सभी लोग खड़े होते हैं। उस दिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आपको याद होगा, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपके स्कूल का जो टीचर होता था, आपकी क्लास का टीचर होता, जैसे ही क्लास में एंट्री लेता था सभी बच्चे खड़े हो जाते थे और गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी समय होता था उस अनुसार बोलते थे। तो ये खड़ा होना गुलामी नहीं होता था, ये खड़ा होना उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना होता था। इसी तरह से हर कार्यक्रम में, चाहे ऑफिस हो, जैसे किसी बड़े मतलब ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी अगर कोई आपसे सीनियर आता है तो आप उसको कुछ ना कुछ अभिवादन जरूर करते हैं, या कोई मान लीजिए कंपनी का CEO आ गया तो आप खड़े जरूर होते होंगे उनको सम्मान देने के लिए, ये नहीं कि उनकी आप गुलामी कर रहे हैं। उस समय जब उस दिन ऐसा नहीं हुआ, तो जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो उसके बाद तो इनके दिमाग में कुछ निकला। तो बैठक में प्रणब मुखर्जी ने सीताराम को उनकी अध्यक्ष पद की सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। सभी तरह की शर्तों को ठुकराते हुए केसरी अचानक उठे और अपने ऑफिस चले गए। उन्हें मनाने के लिए कई नेता पहुंचे लेकिन वे बैठक में नहीं आए। फिर उपाध्यक्ष ने ही बैठक की अध्यक्षता की। दोपहर तक सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जा चुका था, यानी कि जो परिवार की पार्टी थी परिवार के पास आ चुकी होगी। खैर, सोनिया गांधी की अगर हम बात करें अपने संदर्भ में तो सोनिया गांधी एक विदेशी महिला हैं और भारत आकर भारत की बहू बनती हैं, भारत के युवक से शादी करती हैं और फिर उसके बाद भारतीय राजनीति की नब्ज को टटोलने लगती हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने देश को कई सालों तक चलाया। एक विदेशी महिला होने के बावजूद वो भारत को अपना चुकी थी और इसीलिए वो देश को चला पाई। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि सोनिया गांधी ये है वो है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर एक बात आपको ध्यान में रखा जाए कि सोनिया गांधी जो है वो भले ही राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की सत्ता को संभाल रही थी, लेकिन वहीं अगर आप देखें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लोग भी इनके परिवार में हैं, लेकिन वो सत्ता और जनता का विश्वास नहीं ले पाए। अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन अगर कांग्रेस में लीडर कोई रहा तो सोनिया गांधी रही, इंदिरा गांधी रही। ये लोग स्पष्ट एक महिला होते हुए भारत जो एक पुरुष प्रधान देश है वहाँ पर अपनी सत्ता चलाते हैं और कहीं ना कहीं जनता के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसीलिए भी आज कांग्रेस सरवाइव कर पा रही है। इतनी बड़ी तादाद में अगर भाजपा यानी कि एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो इनको दबाए रखती है और इतने तीखे प्रहार करती है, हर राज्यों में लगातार जीतते जा रही है, लेकिन कांग्रेस भले ही दबी है, अगर उसको सही नेतृत्व मिल जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ वो बहुत बड़ा मोर्चा खड़ी कर सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब सोनिया गांधी जैसी किसी महिला या पुरुष की ज़रूरत कांग्रेस को है, ऐसा मेरा विचार है। ठीक है,
जब सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जा चुका था तो इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक जब तक सोनिया ने पार्टी की कमान नहीं संभाली तब तक केसरी को घंटों तक बाथरूम में बंद रखा गया था, यानी कि उनको बंद कर दिया गया था, बेटा तुम बाहर ना निकलो नहीं तो कुछ तमाशा कर दोगे। जब केसरी पार्टी कार्यालय से निकल रहे थे तो कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उनकी धोती खींचने की कोशिश की। बीबीसी, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉड, देखिए बीबीसी की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन का एक ब्रिटेन की कंपनी है और बीबीसी जो है आपको हाल ही में विवादों में पड़ी थी। हम बता रहे हैं विवाद तो इसके साथ हमेशा लगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी इसके ऊपर विवाद हुए थे। बीबीसी क्या है, हिंदू विरोधी एजेंडा चलाती है। आपने देखा होगा कि श्री राम मंदिर बन रहा था या बन रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो बीबीसी की रिपोर्टिंग होती थी, बीबीसी की रिपोर्टिंग में बीबीसी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को संदर्भित करता था जो मस्जिद टूटने से थी या मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, ऐसी चीज़ें ये प्रसारित करते थे, ऐसी चीज़ें इनके आर्टिकल्स आते थे। लेकिन ये पीछे के इतिहास को नहीं बताते थे। 1500 के प्लस जब मस्जिद बनी, यानी कि मीर बाकी जो था, बाबर का जो सिपाह सलार था, उसने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, ये चीज़ें ये मेंशन नहीं करते थे। और इसीलिए ब्रिटेन की संसद में बीबीसी के खिलाफ वहाँ के जो नेता हैं उन लोगों ने आरोप लगाया और बीबीसी जो है वो सरकार यानी कि ब्रिटेन सरकार से फंडिंग लेती है और इसीलिए आरोप लगाया गया कि बीबीसी अगर हिंदू विरोधी काम करती है, ब्रिटेन में भी हिंदू रहते हैं, दुनिया भर में हिंदू रहते हैं, तो ये ब्रिटेन की छवि को ख़राब करने वाली बात होगी क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है इसको फंडिंग करती है और इसलिए इसकी फंडिंग को रोक दी जाए। बहुत सारे मामले निकल के आए थे, वही बीबीसी है। जिक्र इसलिए मैंने ये कर दिया कि इस न्यूज़ को हमने कवर नहीं कर पाया था, तो इसी आर्टिकल में ये चीज़ हमने कवर कर लिया कि राम मंदिर मुद्दे पर, राम मंदिर कार्यक्रम पर इसकी जो रिपोर्टिंग थी बीबीसी की वो बायर्स थी, यानी कि वो हिंदुओं के खिलाफ थी। इतिहास जो था उन्होंने सही से संदर्भित नहीं किया जो एक मीडिया का होता है। जैसा कि हमने दिखाया था कि हमने भी प्लेलिस्ट बनाया है राम मंदिर से जुड़ा हुआ, इसी चैनल पर MPS हिंदी पर है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से। आप उसमें देखेंगे कि हमने पूरे इतिहास का जिक्र किया है, कब कैसे क्या घटनाएं हुई, हमने डेट वाइज एक एक चीज़ें बताई हैं। तो ये चीज़ें आपको संदर्भित करेंगे कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, बाबरी मस्जिद हुआ, फिर उसके बाद अवैधनाथ, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें ली थी। चलिए आइए अपने मुद्दे पर आते हैं। बीबीसी को भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। बीबीसी को रिपोर्ट क्या छपी थी जब इनकी धोती खींची गई थी, धक्का मुक्की की गई और इनकी धोती खींची गई कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो संदर्भ से भटकना नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी 5 बजे CWC अध्यक्ष पद संभालने के लिए अकबर रोड पहुंची थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि पार्टी के इस निर्णय के बाद सीताराम केसरी नाराज हो गए तो वे शाम को सीताराम केसरी के घर पहुंचे। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए सोनिया ने उन्हें महान नेता कहा था। मार्च 1998 की कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि सीताराम केसरी को जबरदस्ती पद से हटाया गया था, सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। तो भाई ये सोनिया गांधी की कह सकते हैं कि बिल पावर हो सकती है, सोनिया गांधी की पावर रही होगी ना, तभी ना किसी अध्यक्ष को हटा दिया गया होगा, भले ही वो अपनी पार्टी को कब्जे में कर रहे थे। मोदी ने कहा, कटाक्ष करते हुए, कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार को लेकर गुस्सा है। यह संदर्भ कब है? अफसरों से कह रहे थे मनमोहन सिंह कि पब्लिक ऑफिस का मिसयूज हो रहा है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा शायद कहा था। ठीक है, तो अपने अधिकारियों से ये बातें कही थी। यह घटना है 22 अप्रैल 2011 की। दिल्ली में छठे सिविल सर्विस डे समारोह में ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की बात कबूली थी। थोड़ा सा मनमोहन सिंह के बारे में हम आपको बता दें कि मनमोहन सिंह जो हैं ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनती है तो 2014 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ही थे जो सिख प्रधानमंत्री थे। और आपको बता दें कि मनमोहन सिंह एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री हैं। जब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डाउन पे थी, भारत बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा था और दुनिया वाले ये कहते थे कि भारत बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिकाना कहते थे। लेकिन भारत का एक शेर उठता है जिसका नाम मनमोहन सिंह होता है और मनमोहन सिंह ने अपनी दिमाग की बत्ती जलाई और फिर उसके बाद कुछ योजनाएं ऐसी बनाई और उन योजनाओं की चर्चा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन उन्होंने उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और फिर उसके बाद देश को बचाया और लोकसभा भी गए थे ये, और उसके बाद अपनी योजनाओं के जरिए, यानी कि इन्हें आर्थिक विश्लेषक अगर कहें तो अर्थव्यवस्था को, इन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था को संभाल लिया था। 2004 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह ने बातें की थी
कि हमारे देश में भ्रष्टाचार से लोगों में गुस्सा है। मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार पर कहा था कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बात उन्होंने 2011 सिविल सर्विस डे पर कही थी और इसी का रेफरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर तरीके से इन्होंने घेरने की कोशिश की और लगातार उन्होंने भी अपने भाषण में बहुत सारी बातें कहीं जिसकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सारी बातें उन्होंने अभी तो कह दी हैं, लेकिन जब चुनाव की रैलियां होंगी उन रैलियों में भी इनका जिक्र होगा। और मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस के अगर कोई बड़े लीडर हमें सुन रहे हैं, भाई इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आपने कुछ भी मोदी के खिलाफ ऐसा बोल दिया जिसको ये ढूंढना चाह रहे हैं कि एक 2024 का नया स्लोगन मिल जाए, जैसे कि चौकीदार चोर था या चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुत्ते का बच्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ कहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाते हैं तो दब जाते हैं, तो जिसको लेकर कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की थी, लेकिन उसका जो बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। हर तरफ से बयानबाजी होती रहती है और जिसके बाद चीज़ें निकलती हैं। खैर, मनमोहन सिंह की बात करें तो बहुत ही बढ़िया लीडर के रूप में आप देख सकते हैं। भले ही वो बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी योजनाओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं भारत को आगे बढ़ाने में किया था। और आज जो भारत आप देख रहे हैं, जिसको डेवलप किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसकी नींव कांग्रेस ने ही बनाकर रखी थी। भले ही उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुए थे, लेकिन मनमोहन सिंह की बात की जाए तो मनमोहन सिंह एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन घोटालों की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इनके ऊपर भी घोटालों के आरोप लगे थे। खैर, सारी राजनीतिक बातें हैं, उस पर कभी और चर्चा की जाएगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू को क्या कहा, ये आरक्षण के खिलाफ थे, ऐसा कहा। इसी को हम लोग आज एक्सप्लेन कर रहे थे और बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस प्राप्त होते रहें और आपको देश में और दुनिया में क्या चल रहा है सब उस चीज़ें डिटेल में प्राप्त होती रहे। तो चैनल को तुरंत खटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय। और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप को लगता है कि आरक्षण जो है देश में किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC में जिनकी स्थिति बढ़िया हो चुकी है उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए और अपने समाज के हितों के लिए उन लोगों के लिए आरक्षण देना चाहिए, व्यवस्था को रहने देना चाहिए जिनको उसकी ज़रूरत है। तो क्या आप सोचते हैं ऐसा? यानी कि एक तरह से देखा जाए कि EWS जो बना है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन करके है, जो सामान्य श्रेणी के गरीब हैं, जो जनरल कैटेगरी में गरीब आते हैं, उनके लिए बना है। तो क्या ऐसी ही व्यवस्था की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जिसका विरोध भी बहुत होता रहता है। खैर, आप अपने विचारों को जरूर साझा करिए, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं, देश क्या सोचता है इन सारे मुद्दों को लेकर। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।